ये चिल्ड्रन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पावर। अभी तक हमने वर्क पढ़ा था, क्या होता है, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं बच्चों वर्क के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था। अब हम इसमें पावर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट वी मीन बाय पावर। तो देखिए पावर क्या होता है बच्चों, बेसिकली इट इज कंसर्न विद वर्क इन टाइम। कितना वर्क आपने परफॉर्म किया और कितने टाइम के लिए किया, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। सो पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। So it is defined as power. It is defined as work done per unit time. Per unit time. कोई भी बॉडी है वो वर्क परफॉर्म कर रही है, कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम कितना वर्क परफॉर्म कर रही है, उसे कहते हैं, दैट इज नोन एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड पावर। ये पावर हो गया। किसी भी फोर्स ने एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया, जैसे मान लीजिए सपोज वी हैव अ सिंपलेस्ट एग्जांपल इन विच अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस A to B अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज S, एंड सपोज T is the time taken during this process. So in this process we know how much work will be done, force into displacement. In how much time this work is done, suppose in time T, and what about power, that is equal to work done upon time. ऐसे आप निकाल लीजिए। तो अब केवल वर्क डन पर ही डिपेंड नहीं करते हैं। देखिए अगर पहले हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा काइनेमेटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में फोर्स पढ़ा था, दोनों को मिलाकर के वर्क बना। अब वर्क भी डिपेंड करता है कि यू आर परफॉर्मिंग वर्क इन स्मॉल ड्यूरेशन और इन द लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। सो इफ इट इज डिवाइडेड बाय टाइम देन यू कैन से इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम यहाँ से ले रहे हो, इसको हम पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पावर P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, W अपॉन T। बट व्हाट इज W इज इक्वल टू F डॉट S। This is the dot product of force and displacement. And what about power? So power will be equal to F dot S divided by time. And since T is scalar and S is displacement upon time is called velocity. So I can write it as F dot V vector, where V vector is, that is equal to S vector upon T. So what is vector V? The velocity vector which is given by displacement traveled in time T, that is displacement upon time. This is velocity vector. So this is the dot product of force and velocity. So I can write power as, so power may also be defined as dot product of force and velocity vectors. Force is a vector, velocity is a vector quantity. When you will take dot product of these two quantity, then you will get क्या बच्चों, पावर मिल जाएगी आपको। तो पावर इस तरह से हो गया है। तो what the difference between work and power? Work is a general term, how much work is done in moving a body through displacement S, and it is a specific term, how much work is done per unit time, that is known as power कहते हैं। अच्छा देखिए दो बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। हम इसको लिखते हैं, there is one term F into S, there is another term F into V। इसका स्पेशल केस देखो, ये किसका स्पेशल केस है, ये इसका स्पेशल केस होता है। F into S, the theta is equal to 0 होता है। When force and displacement are in the same direction, as in this case, the theta becomes 0 and cos theta will become 1। तो अंडर दैट कंडीशन बताइए पावर का, वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F into S। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fs अपॉन T, और क्या बन गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अगर हम कहते हैं नेम अ क्वांटिटी विच इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज दिस, वर्क। देखिए अगर हम 1 इंटू एस लिखेंगे 1 टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर 2 इंटू एस है तो 2 टाइम्स, 3 इंटू एस 3 टाइम्स, F into S 4 times. So name the physical quantity which is force times displacement, that is work. This is called work. So it is a quantity which is force times of displacement. And what about this? This is force times of velocity. A quantity which is force times of velocity. So power is force times of velocity and work is force times of displacement. So this is a way to find the formula of power and meaning of power. ठीक है। अच्छा अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, चलिए अगर हम इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एफ, fx i प्लस fyj प्लस fz k। ओके रखिए, इसमें v क्या होता है,
Vxi Vyj plus Vz k. So what about power? Power is equal to F dot V. I dot I is 1, so it is Fx Vx. J dot J is 1, that is Fy Vy. And this is Fz Vz. So this is power in terms of components of force along x, y and z axis, in terms of components of velocity along x, y and z axis. तो ये तो बच्चों पावर के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। और अगर वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला लोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हैं। एवरीवेयर यू हैव टू फाइंड वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। जो जो फॉर्मूले वर्क के पड़े हैं वो सब कन्वर्ट होते चले जाएंगे पावर में, बस उनको किससे क्या डिवाइड करना है, टाइम से डिवाइड करना है। ये मतलब होगा बच्चों। व्हाट इज यूनिट? SI यूनिट ऑफ पावर। Power is equal to work done upon time. Work is joule and time is second. Is equal to joule into second. That is unit. And what is joule per second? That is watt. And watt is represented by capital W. Capital W. Or you can write here. This is can also be written as joule. What is joule? kg meter square per second square. This is joule into second. So second की power -1 and second की power -2. It will become second की power -3. So kg meter square second की power -3, joule per second, or it is known as watt, which is represented by capital W. तो ये सब यूनिट्स होंगी, किसकी यूनिट होगी? पावर की, SI यूनिट की हम बात कर रहे थे। जब हम बात करेंगे इसमें अदर यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स, सम अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स जैसे बच्चों 1 kW होता है किलोवाट। K stands for किलो, स्मॉल k, किलोवाट। 1 किलो stands for 10 to the power 3, that is 10 to the power 3 watt. Okay, 1 megawatt, capital M stands for mega. Megawatt means 10 to the power 6 watt. 1 HP, that is horsepower 746 watt. अच्छा ये कहाँ से है 1 HP equal to 746 watt? ये काफी ट्रेडिशनल यूनिट है बच्चों, because in the earlier period generally horses were used as a sources of power. आज तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, so many sources of power we have, but in the ancient period, in the older period जब आप देखते थे तो जनरली इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, डीजल इंजन नहीं थे, पेट्रोल इंजन नहीं थे, तो हॉर्सेज को हम यूज करते थे एज द सोर्स ऑफ पावर। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हॉर्स को यूज करेंगे, और एक एवरेज हॉर्स की जो पावर मानी जाती है दैट इज 746 वॉट। आज भी कई बार हैवी जो इलेक्ट्रिकल आपके अप्लायंसेज होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, उसमें लिखा है दिस इज हॉर्स पावर। इवन गाड़ी के लिए भी आता है, जो कार आपने पढ़ा होगा, बाइक आपने पढ़ी होगी, कितने bhp है, तो व्हाट इज दिस bhp? दिस इज द ब्रेक हॉर्स पावर। यानी कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपको को पावर लगानी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है गाड़ी को रोकने के लिए, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या होती है? पावर। तो उसको SI यूनिट तो ये वाली लोगे आप, और अगर ब्रेक हॉर्स पावर ले रहे हैं तो ये वाला लेते हैं। तो आज भी इस यूनिट को हम यूज करते हैं, दैट इज bhp। 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट, एवरेज वैल्यू इतनी आप कंसीडर करते हो। तो ये होगी बच्चों पावर की SI यूनिट्स, और पावर की डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड SI यूनिट। चलिए, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टर्म, एंड नेक्स्ट टर्म इज एनर्जी। We talk about energy now. What is energy? वर्क आपने पढ़ लिया बच्चों, पावर आपने पढ़ ली है, हम पढ़ना चाहते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ये किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी है जो क्या किस में काम आती है? वर्क में काम आती है। So this is either ability or that is the capacity of a body to do the work. अब इस if we are talking about energy, we are talking about the mechanical energy which is connected with work. So many types of energy is there: electric energy, sound energy, tidal energy, ठीक है, आपका सोलर एनर्जी, और सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी आप पढ़ते हैं, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी जिसको आप कहते हैं। तो अलग अलग टाइप्स की एनर्जी होती है। तो हम उसमें से यहाँ जो एनर्जी से कंसर्न है दैट इज कंसर्न विद मैकेनिकल एनर्जी विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू वर्क, और जिसमें किसी मैकेनिक्स में किससे आती है? मोशन से और पोजिशन से। तो बच्चों यहाँ जो एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की एबिलिटी है। एबिलिटी का मतलब इफ अ बॉडी हैज एनर्जी द बॉडी इज कैपेबल टू डू द वर्क। If a body is capable to do the work or the body is doing work, then we can say body possesses energy. जैसे एग्जाम्पल, ये मार्कर, इस मार्कर को आपने यहाँ रख दिया, यहाँ का मतलब आपने ग्राउंड पर रख दिया,
ग्राउंड पर रख दिया, क्या ये कोई वर्क कर रहा है? कोई वर्क नहीं कर रहा है, कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो क्या इसके अंदर एनर्जी है? नहीं है। इसके एनर्जी कैसे होगी? जीरो होगी। अब जरा इसको यहाँ रखो, किसी हाइट एज पे रखो, अब जरा छोड़ दीजिए बच्चों, लीव इट नाउ। व्हाट विल हैपन? नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पर वर्क हुआ। इट इज फॉलिंग डाउन, देयर इज अ फोर्स applied by the earth, gravity force, and displacement is there. So work is done on this body, and because there is work done on this body, it means the body has energy, because body itself is doing work, it is falling downwards. That's why this is called energy. The body possesses energy. So this is the energy possessed by this body by virtue of its position with respect to ground. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, यहाँ रखा था, देखिए रखिए, इसकी एनर्जी जीरो है। अब इसको आपने मूव कराना स्टार्ट कर दिया, अब इसके अंदर फिर एनर्जी आ गई। मोशन की वजह से जो एनर्जी आई वो एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो टाइप्स क्या होगा? टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल हमने टर्म मैकेनिक्स के लिया है, मोशन से रिगार्डिंग लिया है, स्पेसिफाई कर दिया हमने एनर्जी को, कौन सी एनर्जी हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और हम इसमें कहते हैं फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy, it is the energy possessed by a body, energy possessed by a body due to its motion or by virtue of its motion. It means if a body is in the state of motion, the body has energy, and that energy is called kinetic energy. Kinetic means motion. Energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. And second is potential energy. Potential energy. Potential energy. This is energy possessed by a body due to its position. Position. अब अभी हमने बताया अगर पोजीशन चेंज कर दे, ग्राउंड से साइड पर बॉडी को रेज कर दे, तो बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, और दोनों भी हो सकती है। जैसे आपने यहाँ से ग्राउंड से यहाँ उठाया, अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? कौन सी है? पोटेंशियल, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग, पोजीशन चेंज हो गई। अगर हम इसको यहाँ से रिलीज कर देंगे, नीचे गिरना स्टार्ट करेगी। जब नीचे गिरना स्टार्ट करेगी तो इसके अंदर पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है। काइनेटिक बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन, एंड पोटेंशियल बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन, काइनेटिक बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। तो देखिए जब ये ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसकी हाइट कम हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। As soon as it is moving downwards, its velocity goes on increasing, so the kinetic energy is also increasing. तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है। अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो केवल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर स्टेशनरी रखी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी, जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डेराइव करना चाहते हैं, हम इसका फॉर्मूला डेराइव करना चाहते हैं। कैसे करेंगे आप डेराइव? तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को हमने डिफाइन कर दिया, क्या होता है? एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए सिंपलेस्ट का केस मानते हैं, और सिंपलेस्ट केस ये कोई बॉडी है और यहाँ से यहाँ तक s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, f हमने लिया, इनिशियली रेस्ट पर थी, और यहाँ t टाइम बाद वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी। एंड हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल बाय द बॉडी? s। लेट initially a body, या ऐसे कर दीजिए, टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, चलिए उसको ऐसे भी लिख सकते हो, m इज मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है, u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एंड इज इक्वल टू 0 इफ एट रेस्ट। इफ एट रेस्ट, तो हमने इनिशियली कैसा मान लिया? बॉडी को रेस्ट पे मान लिया है। रेस्ट पे मान लिया तो उसकी एनर्जी कैसे होगी? जीरो होगी, जब बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो हमने क्या मान लिया? इनिशियली लेट द बॉडी गेट रेस्ट सो दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ओके, s इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कब आएगा? अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F, अंडर फोर्स F along its डायरेक्शन। अब along its डायरेक्शन क्यों कहा बच्चों? आपने सिंपलेस्ट केस दिया डेरिवेशन में, force is in this direction, displacement is in this direction, so acceleration will also be in this direction. So s is the distance traveled and v is final velocity of the body.
ये पैरामीटर्स आपने मान लिए। तो बताइए एफ की वजह से क्या लगेगा, एक्सीलरेशन लगेगा, और जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो किसकी होगी, फोर्स की होगी। तो हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्या बताया हमने, इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कि किसी भी बॉडी को मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम एनर्जी निकालने के लिए क्या फाइंड करते हैं, हम वर्क निकालेंगे बॉडी को, किसी भी बॉडी को रेस्ट से वी वेलोसिटी तक मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो हाउ मच वर्क इज डन नाउ, वर्क डन ऑन द बॉडी। बताओ बच्चों W कितना हो जाएगा, F इंटू एस। क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क इक्वल टू कितना हो गया, F इंटू एस हो गया। ओके, व्हाट इज फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ, m इंटू एस। सो इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन नाउ, एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं आप, बाय थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, यही पढ़ा है ना थर्ड इक्वेशन। बोलो v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 प्लस 2a इंटू एस, और यहां से a निकालिए कितना आएगा, दैट इज v स्क्वायर अपॉन 2s, एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर, you will get w is equal to m into v square upon 2s into s, s will cancel out, it is half mv square, equation number 3. So kinetic energy of the body k is equal to, और kinetic energy को ke भी कह सकते हो आप, is equal to half mv square. This is the formula of kinetic energy, because this is the work done in moving the body with velocity v. So the work done to move the body with velocity v is known as its kinetic energy. So kinetic energy possessed by the body will be half mv square. Half mv square इसकी kinetic energy हो जाएगी बच्चों। तो एक simplest derivation हो गया जिसमें हमने kinetic energy के फॉर्मूले को derive कर दिया। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। So this work appears in the form of energy. When the body starts moving, then it is said to be kinetic energy. अब इसका देखिए मॉडर्न मेथड लेते हैं, ऑल्टरनेट मेथड। अब ये मेथड जो हमने सिखाया था बच्चों लास्ट लेक्चर में, अब उसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल मेथड होगा जिससे आप डेराइव करते हैं। अब इसका जो कैलकुलस मेथड है उससे कैसे डेराइव करेंगे, ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड, अच्छा ऑल्टरनेट मेथड में भी ये सारे पैरामीटर्स तो वही रहेंगे, सेम है, इनमें तो कोई चेंज नहीं है। क्या करते हैं देखिए, हम यहाँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है। ठीक है भाई, जैसे बॉडी यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है तो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। तो कोई दो पोजीशन मान लेते हैं, एक पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ये, और दोनों बहुत पास पास है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, dx है। ठीक है, और फोर्स कितना लगा हुआ है, यहाँ भी फोर्स कितना लगा हुआ है, F लगा हुआ है, सेम काइंड ऑफ बॉडी देयर। तो यहाँ जो आपने डिस्प्लेसमेंट लेना था, ये वेलोसिटी 0 थी, यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट किया, और हम यहाँ तक निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी कितनी है v, और इन दोनों प्रोसेस के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना है, s है, ये हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, और हम किसी बीच में कोई इंटरमीडिएट कंडीशन ले रहे हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है बॉडी ने, dx। So dx is a very small displacement traveled by a body under the application of force. ठीक है, इट मे बी वेरिएबल फोर्स और इट मे बी कांस्टेंट फोर्स, डजंट मैटर। दोनों के लिए कैलकुलस वाला फॉर्मूला लेते हैं, द स्मॉल वर्क डन टू मूव अ बॉडी थ्रू डिस्प्लेसमेंट dx। अच्छा देखिए बच्चों, जैसे आप कार में बैठते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो क्या कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं थ्रू आउट द मोशन? नहीं, फोर्स कीप्स ऑन चेंजिंग, लगातार बदलता रहता है। पहले फोर्स कम हो सकता है, फिर बढ़ सकता है, फिर बढ़ सकता है, फिर बढ़ सकता है, फिर डिक्रीज कर सकता है। तो हम वेरिएबल फोर्स का किससे हम डेराइव करना चाहते हैं कि अगर वेरिएबल फोर्स भी लगा हुआ है, उसके बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल, और जिससे वेलोसिटी चेंज होती है फाइनल कहां से, 0 से लेके v तक, उस केस में कितना होगा। सो दिस टेक्निक कैन बी अप्लाइड फॉर द वेरिएबल और एज वेल एज फॉर कैसे बच्चों, कांस्टेंट फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स मान लेते हैं तो F कांस्टेंट है, dx डिस्प्लेसमेंट है, तो बताइए dw कितना हो जाएगा, dw is equal to F into dx। Why F into dx? Because force and displacement both are in same direction, ये लिखा आपने along its direction। ठीक है, F dx, इक्वेशन नंबर 1। टोटल वर्क डन फ्रॉम कहां से बच्चों, A to B।
क्या टेक्निक बताई थी हमने, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, एफ डी एक्स कर देंगे कि नहीं इंटीग्रेट। और अगर इंटीग्रेट कर लें तो मान लीजिए पोजीशन कितनी है x1 और ये पोजीशन कितनी थी x2, ठीक है ना, जहां आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कराया, s डिस्टेंस ट्रेवल कराया। f की वैल्यू बताना बच्चों कितनी होती है, m इंटू ए डी एक्स, यही होती है ना m की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, f इज इक्वल टू m इंटू ए। एंड व्हाट इज एक्सीलरेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, एक्सीलरेशन आप जानते हैं दैट इज dv अपॉन dt। क्या होता है एक्सीलरेशन, dv अपॉन dt। व्हाट इज dv, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv upon dt into dx. Rearrange these terms, m dx upon dt and dv can be write like that, dx को dt के साथ मर्ज कर दीजिए और ये dv आ गया। तो बोलो क्या होगा, what is dx upon dt, rate of change of displacement is velocity, that is equal to mv dv, it is equation number 2। देखो ये हमने एक्सप्रेशन लिया, ये स्मॉल वर्क डन निकाला आपने यहाँ से, इस पॉइंट से लेके ए डैश से लेके बी डैश तक, और फिर हमने टोटल वर्क डन निकालना था, कहाँ से, ए से लेके बी तक निकालना था। तो हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट dx था, थीटा की वैल्यू 0 थी बिकॉज इट इज ए स्पेशल केस इन विच बॉडी मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो ए एक्सेलरेशन वी नो dv by dt and change dx by dt into velocity, you will get it. Then what will be the work done now? To give velocity from 0 to v, total work done, next step is, अब हम इसको यहां से हटा देते हैं बच्चों, total work done from u is equal to 0 to v, जो इनिशियल वेलोसिटी थी 0 उससे कहां तक चले गए, v तक चले गए। जब पोजीशन x1 थी तो वेलोसिटी कितनी थी 0, एट पोजीशन x2 वेलोसिटी कितनी होगी v। तो बताओ इसके लिए क्या टेक्निक है बच्चों, इंटीग्रेट कर दो, कहां से, 0 से v तक इंटीग्रेट कर दो, mv dv। m तो मास कांस्टेंट है विच विल नॉट वेरी, तो v dv का इंटीग्रेशन सब बच्चे समझ गए होंगे, v स्क्वायर बाय 2 होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 एंड व्हाट इज 0 टू v, that is 1 by 2 m upper limit minus lower limit and it will become half m v square, and so kinetic energy is equal to, ये w kinetic energy के इक्वल है कितना आएगा, हाफ m v square। तो बच्चों अभी भले ही आपको ये टेक्निक थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हो, थोड़ा लेंदी लग रही हो, बट इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस टेक्निक। क्लास 11th में जो स्टैंडर्ड टेक्निक है, जो इससे पहले वाला मेथड हमने बताया जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके आप निकाल देते हैं, डेराइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी, उस मेथड से ये मेथड ज्यादा बेटर माना जाएगा। क्यों, इस मेथड से आप किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क डन होता है दैट कैन बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये डेरिवेशन भी हो गया इसमें। अब इस काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला बनेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हो गया मोशन की वजह से। अब अगर हम ग्राउंड से साइड पे लेके जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आइदर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फिगरेशन, एनर्जी possessed by virtue of, किससे बाय बच्चों, बाय वर्च्यू मीन्स ड्यू टू ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं, ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन दोनों तरह के ले सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जस्ट लाइक स्प्रिंग है, उसको स्ट्रेच कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, आप कंप्रेस कर दीजिए, चेंज कर दिया, कोई आपकी रस्सी लटकी हुई है उसको आप स्ट्रेच कर दीजिए, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, उसमें भी एनर्जी आ जाती है, उसको भी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जो एनर्जी किसमें आती है बच्चों, वर्क डन से आती है, पोजीशन चेंज करने में, दैट इज आल्सो द व्हिच एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सपोज वी हैव चेंज पोजीशन फ्रॉम ए टू बी, it is the energy possessed by a body by virtue of its position, it is raised from ground to height h, m is the mass of the body, then how much force is required to lift it up, so work done, work done। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मींस वर्क डन ऑन अ बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन अगेंस्ट ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, बाई और अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ए से बी तक लेके गए तो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, mg लगेगा, कितना वर्क डन होगा, वर्क डन
to raising the body of mass m through height h. बताओ कितना हो जाएगा बच्चों? W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना होगा? mg, दैट इज mg. सो पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी? mgh. पोटेंशियल जी इज इक्वल टू mgh. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल. और कौन सी पोटेंशियल? इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी. पोटेंशियल जी ऑफ सो मेनी टाइम्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये इसमें ये आ सकता है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग आ जाएगा. तो इस तरह से अलग अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है. ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉडी को मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज द वर्क डन इन शिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट h और फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन एट वर्टिकल हाइट h. दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ओके, पोटेंशियल भी आ गया आपके पास, काइनेटिक एनर्जी भी आ गया. व्हाट इज टोटल एनर्जी? जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल. मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं. द लेटर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कैपिटल यू. सो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी. टोटल एनर्जी हो जाएगी सम ऑफ काइनेटिक एंड सम ऑफ पोटेंशियल. रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. अब बताओ लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? देखो, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ गए हैं? P इज इक्वल टू m इंटू वी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? हाफ m v स्क्वायर. देन डू वन थिंग, v को एलिमिनेट कर दो. मास तो बॉडी का कांस्टेंट है, तो क्या करें? v को एलिमिनेट कर दें वेलोसिटी से. तो क्या करते हैं? देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू कितना होगा? p अपॉन m. Substitute it here, 1 upon m p square upon m square. m से m कट जाएगा और k is equal to p square upon 2m. ये रिलेशन आ गया. और अगर p निकालना चाहोगे, अंडर रूट 2m, where k is kinetic energy and p is the linear momentum. So this is the relation between kinetic energy and linear momentum. If p is constant, then काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. अगर P कांस्टेंट होता है, लीनियर मोमेंटम किसी बॉडी का कांस्टेंट है, या तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? मास पर डिपेंड करेगी. इसका मतलब ये हुआ, मोमेंटम कब कांस्टेंट होगा? जब उसका मास अगर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है, जैसे हमने बताया कि कार पे आपने सेम फोर्स अप्लाई करो तो वेलोसिटी ज्यादा होगी. उतना ही फोर्स बस पे अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी कम होगी. क्या बढ़ाया? मास बढ़ाया, तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज कर गई. तो इसी तरह से फॉर कांस्टेंट मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. यानी कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट रखते हो तो जितना मास इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी उसकी उतनी ही कम होती है. क्यों? उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है. दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. सो इट इज अनदर सिंपल रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. बोलो, बात समझ आई कि नहीं बच्चों? लेकिन फॉर ए बॉडी जिसका मास कांस्टेंट है, उसमें मोमेंटम ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका मोमेंटम बढ़ेगा फॉर द कांस्टेंट मास. सो इफ वी आर नॉट चेंजिंग द मास ऑफ ए बॉडी, वी आर टेकिंग ओनली वन बॉडी, एंड इफ यू आर इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, देन इट्स मोमेंटम विल आल्सो इंक्रीज अंडर रूट 2m k. दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम बच्चों. तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज पावर, what is energy, kinetic energy, potential energy, derivation for kinetic energy, derivation for potential energy, relation between kinetic energy and linear momentum. ये सारी चीजें आज हमने कवर की है इस लेक्चर में.